हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम आपको आम्ल, क्षार और लवण के पूरा ऑब्जेक्टिव कवर कराऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिया है, और ये सब क्वेश्चन को रिपीट कर करके बार बार आप देख लीजिए। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखिए। हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है अम्लों का स्वाद कैसा होता है। तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, जैसे कि इमली अम्ल है, अम्लीय होता है, खट्टा होता है। आंवला अम्लीय होता है, खट्टा होता है। ये सब क्या है? अम्ल है। अगला है क्षार का स्वाद कैसा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। जैसे कि कोई मान लीजिए कच्चा अमरूद खा लेते हैं तो हमको कैसा लगता है? एकदम कड़वा जैसा लगने लगता है। कभी मिर्च खा लेते हैं तो कैसा लगने लगता है? कड़वा जैसा लगने लगता है। तो ये सब क्या है? हमारा क्षार है। समझ गए? और जब क्षार जल में नहीं मिला रहता है ना, तो उसको भस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब क्षार जब जल में मिल जाता है ना, तब क्षार कहलाता है। जब जल में नहीं रहता ना, तो वो भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? भस्म। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। लिटमस पत्र क्या होता है? लिटमस पत्र एक सूचक होता है जो अम्ल और क्षार के उपस्थिति को बताता है। तो ये एक सूचक है जो कि प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक होता है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि लिटमस पत्र एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है। हमारा जो अगला प्रश्न है, लिटमस पत्र को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस पत्र को लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन के पौधा से। और ये जो पौधा है ना, ये थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत ये पौधा आता है। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? लिटमस पत्र को क्षार लाल रंग से किस रंग में बदल देता है? तो देखिए, लाल रंग से लिटमस पत्र क्षार नीला रंग में बदल देगा। क्या बदलेगा? नीला रंग में। अगला जो प्रश्न है वो है लिटमस पत्र को अम्ल नीला रंग से किस रंग में बदल देता है? तो नीला रंग से लिटमस पत्र क्या बदल देगा? लाल रंग में। किस रंग में? लाल रंग में। देखिए क्या है कि अम्ल जो है ना, वो क्या करता है? नीला से लाल कर देता है। और क्षार जो है वो लाल से नीला कर देता है। ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। संश्लेषित सूचक का नाम लिखे। संश्लेषित सूचक जैसे कि होता है तो आपका फिनाल्थैलीन है ना, ये सब क्या होता है? संश्लेषित सूचक होता है। समझ गए? अगर संश्लेषित सूचक का मतलब जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? लिटमस विलयन उदासीन होने पर किस रंग में होता है? देखिए, जब ना तो वो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा, अगर उदासीन होगा लिटमस विलयन, तो वह गुलाबी रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? गुलाबी रंग का। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा लिटमस पत्र जब उदासीन होता है तो उसका विलयन किस रंग का होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। फिर देखिए, जो सूचक अम्ल या क्षार में अपना गंध बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उसको गंधीय सूचक बोलते हैं। क्योंकि वो गंधे बदल रहा है, इसलिए उसको गंधीय सूचक कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? तो धातु के ऑक्साइड में क्षारीय प्रवृत्ति होता है। क्षारीय प्रवृत्ति होता है। तो धातु के ऑक्साइड पूछेगा कि इसमें कैसा प्रवृत्ति होता है, तो बोलिएगा क्षारीय प्रवृत्ति। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है और धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? तो इसका ठीक उल्टा क्या होता है? अम्लीय होता है। और धातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है, उसमें अम्लीय प्रवृत्ति होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को चूना के पानी पर प्रवाहित करने पर क्या होता है? चूना का पानी दूधिया रंग का हो जाएगा। किस रंग का? दूधिया रंग का हो जाता है। चूना का पानी किस रंग का हो जाएगा? दूधिया रंग का। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है
अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होता है ना, उसको उदासीन अभिक्रिया कहते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा कि बताइए अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया हो रहा है, ये अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो बोलिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होता है ना, तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनेगा। तो याद रखिएगा, अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होता है तो उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, और अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने के बाद लवण और जल बनता है। अगला जो है प्रश्न वो है हमारा, धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करके क्या देता है? तो धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो H2 गैस देगा। ये H2 गैस को ना हम लोग हाइड्रोजन गैस कहते हैं, हाइड्रोजन गैस कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न कहता है अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? तो अम्ल जब जल में घुलेगा तो H+ आयन देता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, क्षार जल में घुलकर क्या देता है? क्षार जल में घुलकर OH- आयन देता है, OH- आयन देता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? अम्ल रहे या क्षार रहे, उसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, मतलब उसमें करंट मार देगा, सुचालक होता है। जैसे कि आपका कोई शुद्ध जल है और उसमें आप नींबू जो कि अम्लीय होता है उसका रस गाड़ दीजिए, फटाक दनी करंट मार देगा। या कोई क्षार वाला चीज लाइए और उसमें डाल दीजिए, उसमें करंट क्या होगा? मार देगा। वहीं अगला प्रश्न है, ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का क्या होता है? तो कुचालक होता है। अगर आप शुद्ध पानी में ग्लूकोज या अल्कोहल को घोल दीजिएगा तो उसमें करंट आपको नहीं मारेगा, क्योंकि वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, सांद्र अम्ल या भस्म में अम्ल या भस्म की मात्रा क्या होती है? अब देखिए, जहाँ पे सांद्र अम्ल या भस्म रहेगा ना, वहाँ पे अम्ल या भस्म की मात्रा अधिक होगा। जब ज़्यादा रहता है अम्ल और भस्म की मात्रा तो उसको हम लोग सांद्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है, तनु अम्ल या भस्म में अम्ल या भस्म की मात्रा क्या होता है? अब जहाँ पे तनु रहेगा वहाँ पे क्या रहता है? कम रहता है। क्या रहता है? अम्ल और भस्म की मात्रा कम होता है। अगला प्रश्न है, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता किसके द्वारा निकाला जाता है? देखिए, H+ आयन की सांद्रता pH स्केल के बारे में, pH स्केल से निकाला जाता है। अब आप pH स्केल को समझ लीजिए। pH स्केल इस चैप्टर का सबसे मुख्य चीज है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम pH स्केल को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक चीज आप समझ लीजिए कि pH स्केल का आविष्कार जो है वो सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक किया था, वैज्ञानिक किए थे। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि अगर आपसे पूछेगा कि pH स्केल का आविष्कार किसने किया तो बोलिएगा सोरेनसन। अब देखिए, चलिए हम pH स्केल बना लेते हैं। ये जो pH स्केल है इसमें 1 से लेके 14 तक इसमें अंक लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6 और यहाँ पे रहेगा 7। यहाँ पे क्या रहेगा? 7। उसके बाद फिर रहेगा 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12, 13 और 14 तक रहेगा। अब देखिए, 1 से लेके 7 तक के बीच को, 1 से लेके 7 तक के बीच का जो pH मान होता है ना, वो pH मान अम्लीय कहलाता है, अम्लीय होता है। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जितना pH मान कम रहेगा उतना शक्तिशाली अम्ल होगा, वो शक्तिशाली
शक्तिशाली अम्ल होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई अम्ल है उसका पीएच मान है 4 और एगो कोई अम्ल है उसका पीएच मान है 2, तो जिसका पीएच मान 2 है वो ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, ज़्यादा बाहुबली रहेगा एकदम, समझे। और जो 7 होता है पीएच मान, ये यहाँ पे विलयन जो होता है उदासीन हो जाता है। यहाँ पे विलयन क्या हो जाता है, उदासीन। इसमें ना तो अम्ल का गुण रहेगा ना ही तो क्षार का गुण रहेगा। अब उदासीन से जब देखिए धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा तो इसमें क्षार हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से मतलब 7 से आगे जब 14 तक बढ़ेगा ना तो ऊ विलयन क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, क्षारीय विलयन हो जाएगा, समझ गए। अब क्षारीय में क्या होता है कि जैसे जैसे पीएच मान बढ़ेगा वैसे वैसे वो पावरफुल होते जाएगा, शक्तिशाली शक्तिशाली क्षार होते जाएगा, शक्तिशाली क्षार यहाँ पे होते जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्षारीय विलयन है और उसका पीएच मान 9 है और एक क्षारीय विलयन है उसका पीएच मान 11 है, तो 9 वाला जो पीएच मान है ना वो कमजोर है 11 वाला से। और अम्ल में उल्टा होता है, अम्ल में मान लीजिए पीएच मान 1 है तो वो ज़्यादा पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, और जिसका पीएच मान 5 है वो कम पावरफुल, समझ गए। और क्षार में क्या होता है, उल्टा होता है। क्षार में जिसका जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली, जिसका जितना कम वो उतना कम शक्तिशाली। और 7 पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब विलयन का पीएच मान 7 रहेगा तो वो उदासीन होगा। उदासीन का मतलब हो गया ना तो उसमें अम्ल वाला गुण रहेगा और ना ही उसमें क्षार वाला गुण रहेगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है H+ आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करने वाला विलयन कैसा होता है, प्रबल होता है। जैसे जहाँ पे H+ आयन अधिक मात्रा में होगा ना वो क्या हो जाएगा, प्रबल, मतलब शक्तिशाली अम्ल हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वो क्या है, H+ आयन कम मात्रा में उत्पन्न करने वाला विलयन कैसा होता है, तो वो दुर्बल हो जाएगा, कमजोर, क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल यहाँ पे हो जाएगा। फिर हमने कुछ पदार्थों का पीएच मान ले लिया है। जैसे कि मनुष्य के शरीर का पीएच मान, तो मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 होता है, ये बात का ध्यान रखिए। अगला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। फिर अगला है मनुष्य के मुख का पीएच मान, तो मनुष्य के मुख का पीएच मान 5.5 होता है। अमाशय रस जो हमारा होता है उसका पीएच मान 1 होता है। नींबू का रस जिसको झालमुड़ी यार बनाने में फटाक दनी गार देते हैं, आप कभी सोचे हैं कि उसका पीएच मान क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे नींबू के रस का पीएच मान 2.5 होता है। सिरका जैसे कि आप गुपचुप उपचुप बनाते हैं तो वहाँ पे सिरका तैयार किया जाता है, या फिर अचार बनाने में सिरका का प्रयोग किया जाता है, उसका पीएच मान लगभग 3 होता है। अगला जो है टमाटर है ना, टमाटर जो होता है लाल लाल उसका पीएच मान 4.1 होता है, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात हम पूछेंगे कि अगर आपसे पूछ दे कि टमाटर का पीएच मान 4.1 है तो ये टमाटरा अम्लीय है कि क्षारीय है, तो फटाक दनी बोलिएगा अम्लीय, काहे कि हम अभी ये बताए हैं जिसका पीएच मान 7 से कम रहता है वो अम्लीय होता है और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। अगला जो है वो है हमारा पसीना, देखते हैं ना एकदम पसीना चलता है, बदबू देता है, एकदम खट्टे बोलता है ना, एकदम खट्टा गमकरनी कीरे, तो वो जो पसीना होता है उसका पीएच मान 4.5 होता है और ये भी अम्लीय ही होता है, काहे कि इसका भी पीएच मान 7 से कम होता है। फिर हमारा जो पेशाब है ना, पेशाब जो है उसका पीएच मान 6 होता है, ये भी क्या होता है, अम्लीय ही होता है हमारा पेशाब भी। अगला जो है दूध का पीएच मान 6.5 होता है, यानी 6.5 होता है, तो ये भी दूध हो क्या हो जाएगा, अम्लीय ही होगा। अगला जो है आंसू है ना, देखते हैं कोई जब रोता है, जब सोना बाबू का जब दिल टूट जाता है तो रोती है,
कभी उससे पूछिए कि आप जो रो रहे हैं यार, ये जो आंसुआ निकल रहा है इसका पीएच मान क्या होता है, बताइए। खाली रो 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 के समय बर्बाद कर लेता है। यहाँ से एगो प्रश्न का आंसर आप सीख सकते हैं। आंसू का पीएच मान कितना होगा भाई, तो आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। अब उससे पूछिए कि आंसू का पीएच मान का प्रकृति क्या होता है, तो बोलिएगा क्षारीय। काहे काहे कि 7 से ज़्यादा है इसलिए क्षारीय होता है। अब उसको बोलिएगा खाली रोबे ना कीजिए, एकरा से क्वेश्चनों सीखिए। अब हमारा जो रक्त है, ब्लड जिसको हम लोग बोलते हैं खून है ना, उसका पीएच मान 7.4 होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि हमारा रक्त कैसा होता है, तो बोलिएगा क्षारीय होता है। क्या है, 7 से ज़्यादा पीएच मान जिसका भी है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये सब बात को का भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेट की अम्लता कम किससे किया जाता है। जैसे देखते हैं ना, कभी कभी घर में कुछ बढ़िया चीज बनता है तो आदमी पहले से क्या होता है, ढकार लेने लगता है। मतलब ढकार नहीं ले रहा है, ओकर पेट के में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो बढ़ गया है। तो वो अम्लता को शांत करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जिसका रासायनिक सूत्र MgOH का होल 2 होता है। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला जो है, मुंह की अम्लता किससे दूर किया जाता है। तो मुंह की अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, या तो टूथपेस्ट से मुंह धो लेते हैं, नहीं तो नीम के दातुन का प्रयोग कर लेते हैं। तो दोनों कर सकते हैं। टूथपेस्ट जो कि क्षारीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्षारीय, समझ गए। या नीम का दातुन का प्रयोग कर लीजिए। ये दोनों से मुंह की अम्लता हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल होता है, यहाँ होता है छूट गया, होता है, उसे किससे उदासीन किया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल, और उसको हम लोग सोडा से, जिसको बोलते हैं ना खाने का सोडा से उदासीन कर लिया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, नेटल में कौन अम्ल होता है। तो नेटल में भी मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है, समझ गए। नेटल उरकुस्सी को बोलता है, समझ गए। जैसे ना पहाड़ उहाड़ पे जाते हैं तो उरकुस्सी होता है, वो त्वचा में सट जाता है तो एकदम कांटा जैसा लहरने लगता है, वही क्या है, नेटल। और इसका उपचार, उसी के बगल में एगो डॉक पौधा उगता है। इसके उपचार के लिए क्या कीजिएगा, उसी के बगल में एगो डॉक पौधा उगता है ना, उसके पत्ता वहां पे लगाइएगा तो तत्काल आपको राहत मिलेगा। अगला जो प्रश्न है, लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण 3 प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला जो होता है वो होता है अम्लीय लवण पहला होता है अम्लीय लवण। दूसरा जो होता है वो होता है उदासीन लवण। और तीसरा जो होता है वो होता है क्षारीय लवण। तो अम्लीय लवण जो होता है उसमें अम्ल की मात्रा थोड़ा अधिक रहता है। उदासीन लवण में ना तो अम्ल की मात्रा रहेगी ना तो क्षार की मात्रा रहेगी। और जो क्षारीय लवण होता है उसमें तो क्षार की मात्रा रहती है। खनिज नमक एक और नाम क्या, खनिज नमक का एक और नाम क्या है। तो खनिज नमक को हम लोग काला नमक कहते हैं। देखिए सब काला नमक कहते हैं। खनिज नमक जो है ना, जैसे कि कोई समुद्र है और वो सूख गया, तो समुद्र के जल में जानिए रहे हैं कि लवण होता है। अब समुद्र का जल सूख जाता है और वो चट्टान उट्टान के बीच में जो जल जाके जमा हुआ है और सूखा है, तो सूखने के बाद पानी तो वाष्प बन के चला जाएगा ऊपर, लेकिन उसमें जो लवणता था वो चट्टान के बीच में रह जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काला नमक। वही खनिज नमक भी कहलाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, कास्टिक सोडा को किस विधि से बनाया जाता है। तो कास्टिक सोडा को क्लोर सोडा विधि से बनाया जाता है। क्लोर सोडा विधि से
विधि से बनाया जाता है। अगला जो है विरंजक चूर्ण बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो विरंजक चूर्ण बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग होता है, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला है जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से दूर किया जाता है, कार्बोनेट से दूर किया जाता है। अगला जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग तो सबसे पहले डॉक्टर लोग करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक। क्योंकि डॉक्टर लोग क्या करता है, टूटी फूटी जो हड्डी होता है हम लोग का, टूटी फूटी हड्डी को जोड़ता है और वहाँ पे क्या करेगा डॉक्टर लोग, इसका प्रयोग करेगा। तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे ये प्लास्टर ऑफ पेरिसवा से, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, एकरा से खिलौना भी बनता है, खिलौना भी बनता है। तो यहाँ पे दो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर प्रयोग आपसे पूछेगा तो यहाँ पे दो प्रयोग हो जाएगा इसका। एक तो शल्य चिकित्सक करेगा टूटी फूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, और दूसरा खिलौना बनाने में भी अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। अब हमने कुछ प्राकृतिक पदार्थ लिया है जिसमें कौन सा अम्ल उपलब्ध है, मतलब कौन सा अम्ल उसमें मौजूद होता है, उसको सीख लेंगे। तो देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा, सिरका एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। संतरा का अगर बात कीजिएगा तो संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। और चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। और अगला जो है वो है अमाशय रस, मतलब हमारा जो अमाशय है, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, समझ गए, इसको भी रट जाइए, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमने कुछ पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिए हैं जो आपके परीक्षा में रामबाण का काम करेगा, समझ लीजिए। अगर इसको याद कर लिए तभी परीक्षा में तो काम में आवे करेगा, आगे आने वाला जो कंपटीशन है उसमें तो एकदम काम में आएगा, समझ गए। तो इसको एकदम रट जाइए। देखिए हम रटा देते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आंत में पाया जाता है। फिर अगला जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। इसको हम लोग बैटरी में भी, इसको बैटरी अम्ल भी कहते हैं, इसको बैटरी में भी प्रयोग किया जाता है। अगला जो है वो है नाइट्रिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। अगला जो है वो है एसिटिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। एकदम रट जाइए, इसको एकदम घोर के पी जाइए। फिर अगला है बूझा चूना, बूझा चूना को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH का होल 2। और बूझा चूना को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, है ना, CaO। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको MgOH का होल 2 बोलते हैं, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। अगला है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। फिर अगला जो है वो है हमारा चूना पत्थर, CaCO3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग संगमरमर भी बोल सकते हैं, संगमरमर भी बोल सकते हैं, इसी से ताजमहल भी बनाया गया है। अगला जो है वो है विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका एक और नाम होता है, वो क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये बात का भी ध्यान रख लीजिएगा। फिर अगला जो है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। दूसरा है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O भी होता है।
ये हो गया खाने वाला सोडा, ये हो गया धोने वाला सोडा। देखिए इसका ट्रिक भी होता है, खाई तब बाई कार्बोनेट, और धोवे वाला में खाली कार्बोनेट। ये बात का ध्यान रखिएगा। अगला है जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। फिर अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला है तुतिया, जिसको हम लोग नीला थोथा भी बोलते हैं। तुतिया का होता है CuSO4 इंटू 5H2O। इसमें एक दो को और याद रखिएगा, जैसे कि होता है साधारण नमक, इसका भी पूछता है। तो साधारण नमक का याद रखिएगा NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। जैसे आपसे पूछ देगा चीनी का भी पूछ देगा। चीनी का C12H22O11 होता है। कभी कभी आपको ग्लूकोज का भी पूछ देता है ना, तो उसका होता है C6H12O11। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो इस सब के साथ साथ इसका भी याद रखिएगा। साधारण नमक का NaCl, चीनी का C12H22O11, ग्लूकोज का C6H12O11। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में और भी इस तरह का वीडियो हम लाएं, तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।